हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑलरेडी पार्ट बी की जो थ्योरी थी वो खत्म कर ली है। अगर आपने वो थ्योरी नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा, वहां पे आप क्लिक कर दीजिए तो इस पार्ट की जो थ्योरी है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो देखिए, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी अच्छे से समझाया था कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आप मान लेते हो कि मेरे मेरे पास एक सेल है, ठीक है, और लाइक दिस। तो बेटा मान लेते हैं कि मेरे पास एक ना चार्ज है क्यू। उस पॉजिटिव चार्ज को मुझे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल लेके जाना है आउटसाइड द सेल, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव लेके जाना है इनसाइड द सेल। तो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आप करेंगे पर यूनिट चार्ज, उसको कहा जाता है ईएमएफ। ठीक है। अगर आप सिर्फ वर्क डन कंसिडर कर रहे हो इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द सेल, तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज को कहा जाता है आपका टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल की, तो बेसिकली हमारे सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। चार्जेस जब इस इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हैं तो उनको एक ऑब्स्ट्रक्शन फील होती है। उस ऑब्स्ट्रक्शन का नाम है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी आपको दी हुई है। फिर वो कहता है कि स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस सेल। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, कि अगर कंप्लीट सर्किट पे ले जाने के लिए इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, अगर कंप्लीट सर्किट पे चार्ज को लेके जाते हो तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आप करते हो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ कोर्स, तो वो ईएमएफ है। लेकिन अगर आप सिर्फ आउटसाइड दिस सेल की बात करते हो तो वो आपका टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस सेल होता है। ऑफ कोर्स इट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कितना अमाउंट ऑफ करंट जो है जो सेल से हम ड्रॉ कर रहे हैं, बट हाँ, टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट आप सेल से ड्रॉ करते हो, क्योंकि उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि देखिए, हमारा जो जहां तक बात हम करते हैं ईएमएफ की, ठीक है, या टर्मिनल वोल्टेज की, तो वो ईएमएफ माइनस आई इंटू आर होता है। ये हमने स्टडी किया था। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट सेल से निकाला जाएगा उतना कम टर्मिनल वोल्टेज आपको मिलेगा, बिकॉज आपका माइनस में लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। बाकी ईएमएफ मेरे टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा अगर आई की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, अगर कोई करंट ड्रॉ नहीं करते। अदरवाइज हमेशा ईएमएफ की वैल्यू बड़ी होगी एज कंपेयर टू टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है। फिर हमारे पास आता है नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स एंड स्टेट हाउ डज इट डिपेंड ऑन द फैक्टर स्टेटेड बाय यू। तो ऐसे आपको चार है फैक्टर्स जिस पे ये डिपेंड करता है, कोई भी दो आप लिख सकते हो, मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने इसकी जो थ्योरी है वो नहीं देखी है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, आपको आई बटन दिख जाएगा, वहां पर जाकर इसकी जो थ्योरी है वो प्लीज आप ध्यान से देख लीजिए। फिर आता है अ सेल ऑफ ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर is used to send current to an external resistance capital R. So write an expression for the total resistance. तो देखिए, हमेशा एक बात याद रखना कि आपका एक्सटर्नल, अगर मैं R टोटल निकालता हूं ना, तो R टोटल हमेशा होता है R एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल प्लस R इंटरनल, हमेशा दे आर इन सीरीज। तो कहने का मतलब हुआ कि पहले जो पार्ट का आंसर है वो आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है। फिर वो कहता है आपका बी पार्ट में करंट कितना ड्रॉ करेगा, तो करंट मैंने बता दिया था ईएमएफ डिवाइड बाय आर टोटल होता है, तो आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा। फिर कहता सी पार्ट में कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, मतलब टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए करंट इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किया जाता है हमेशा। तो करंट तो है ई डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू आप कर दीजिए कैपिटल आर, क्योंकि एक्सटर्नल सिर्फ कैपिटल आर है, इसकी वजह से सी पार्ट आपका आ जाएगा। अगर मैं डी पार्ट की बात करता हूं, कहता है वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर आपने निकालना है तो जस्ट आपको करंट को मल्टीप्लाई करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो ई डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आपके पास है, इनटू स्मॉल आर कर दीजिए, तो इस तरह से आपको आपका पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द सेल इज यूज्ड टू सेंड द करंट टू एन एक्सटर्नल सर्किट। हाउ डज द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स कंपेयर विद इट्स ईएमएफ। देखिए हमेशा टर्मिनल वोल्टेज लेस देन ईएमएफ होता है, हमेशा कम होता है, क्योंकि अगर मैं इस एक्सप्रेशन के साथ चलूं कि V इज इक्वल टू, V क्या है, टर्मिनल है ये, E माइनस आई आर होगा, तो जब भी करंट सर्किट से पास होगा तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो जो बाकी बचा हुआ पोटेंशियल है उसी को टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज हमेशा लेस देन होता है आपके ईएमएफ के। कहता है अंडर व्हाट कंडीशन इज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इक्वल टू इट्स टर्मिनल वोल्टेज। जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी तब ई आपका वीटी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल मोर इन द ओपन सर्किट एंड रिड्यूस इन द क्लोज सर्किट। अभी तो आपको बताया देखो ना कि हमारा VT जो है वो E माइनस आई आर के बराबर होता है, ठीक है। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि करंट की वैल्यू 0 है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली ई आपका VT के बराबर आ गया। लेकिन अगर क्लोज सर्किट होगा तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो ईएमएफ में से पोटेंशियल ड्रॉप को माइनस करते हैं तब जाके टर्मिनल वोल्टेज मिलती है। तो इसी की वजह से आपकी जो वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल हमेशा कम हो जाती है आपकी एज कम्पेयर टू ईएमएफ ऑफ द सेल। फिर हमारे पास आता है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ऑफ थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 joined इन पैरेलल एंड फिर हमारे पास सीरीज। देखिए ये तो बहुत ज्यादा इजी है। अगर हम बात करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन की तो RS हमारे पास आ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 1/RP आपका आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से आप अपने एक्सप्रेशंस को लिखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ वुड यू कनेक्ट टू रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो देखिए सबसे पहले तो ये एक रेजिस्टेंस आ गया R1 और उसी के साथ दूसरे को कनेक्ट कर दोगे तो ये आपका R2, दो रेजिस्टेंस हो गए आपके, एंड इसको आपस में हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक सेल है तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। कैलकुलेट द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है, तो आसान है। तो लेट आई बी द करंट, लेट आई बी द करंट ऑफ द सर्किट, ठीक है ना। तो आई ये आ गया आपके पास। सो पोटेंशियल अक्रॉस R1 वो हो जाएगा आपका I इंटू R1 और V1 ले लेता हूं। सिमिलरली पोटेंशियल अक्रॉस R2 वो आ जाएगा V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, ठीक है। ये टोटल वोल्टेज V है बेटा आपके पास, ठीक है। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू बेटा V1 प्लस V2 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बेटा V हो गया I इंटू आर सीरीज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, I कैंसिल हो गया तो R सीरीज आ जाएगा बेटा R1 प्लस R2। तो इस तरीके से बेटा आप अपने एक्सप्रेशन को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि नेक्स्ट में कि शो बाय अ डायग्राम हाउ टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 आर जॉइंड इन पैरेलल। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये मेरा R1 है और पैरेलल में इस तरह से लगाया जाता है बेटा कि दोनों एंड एक दूसरे से टच करे। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर आपका लाइक दिस, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। सो सपोज I is the current of the circuit, split into two. I1 is the current passing through R1 and I2 is the current passing through R2. So शुरुआत ऐसे करेंगे कि सिंस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। सो I ये देखो ये V है ना बेटा आपका, तो ये आ जाएगा V बाय आर पैरेलल इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2, V कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय आर पैरेलल आ जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो इस तरह से बेटा आप अपना इसका एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट हाउ आर द टू रेजिस्टर्स joined with a battery in each of the following cases when the same current flows in each resistor। तो सेम करंट तब फ्लो करता है जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, तो ये इसका आंसर है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तब ये पैरेलल होता है आपका बेटा, तब ये पैरेलल होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन आइदर ऑफ द टू रेजिस्टेंसेस, तो ये भी आपका पैरेलल में ही होता है। फिर वो कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मोर देन ईदर ऑफ द टू रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास
सीरीज में होता है। तो बेटा इस तरह से आपने इसका आंसर देना था। सो लास्ट क्वेश्चन में कहता है कि द वी आई ग्राफ फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रेजिस्टेंस इज शोन इन द फिगर, सो विच ऑफ द टू ए और बी रिप्रेजेंट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा अभी ये देखो मैंने क्या बोला था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो मतलब ये इन दोनों में से जिसका स्लोप कम होगा, क्यों? क्योंकि वी आई ग्राफ है ना, वी आई ग्राफ में जो जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस देती है, हमने इसके बारे में स्टडी किया था। तो जिसका स्लोप कम होगा ऑटोमेटिकली उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा मतलब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ए वाले को देखा जाए तो हमारा सही आंसर है, देखिए। और हाँ, अगर ये जज करना हो कि किसका स्लोप ज्यादा है किसका कम है, एंगल देख लो, जिसका एंगल छोटा होगा, ठीक है, उसका स्लोप भी छोटा होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से बेटा हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनका आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 8B के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।